हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। माई सेल्फ डॉक्टर एम अंसारी। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग लेक्चर नंबर 1 में कुछ छोटी छोटी बातों को, बिल्कुल बेसिक बातों को पढ़ेंगे कि जो रिएक्शंस होती हैं उनकी मैकेनिज्म क्या होती है और उनकी मैकेनिज्म से जुड़ी बातें क्या क्या हो सकती हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फिजन कैसे होता है, किस किस तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग हो सकती है, इन सब के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे पहली चीज तो हमको ये समझना है कि बॉन्ड का फिजन कैसा होता है, कैसे होता है। बॉन्ड तो आप लोग समझते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड बना होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। उस कोवैलेंट बॉन्ड का फिजन, फिजन मतलब होता है बेटा ब्रेकिंग। उस कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक किस तरीके से कर सकते हैं हम, या उसको ब्रेक करने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए बॉन्ड फिजन क्या होता है। ब्रेकिंग ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड फिजन। बहुत छोटी सी बात हमने आपको बताई कि ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड फिजन, बॉन्ड का टूटना। तो कितने तरीके से हो सकता है? देयर आर ऑफ टू टाइप्स। कितने तरीके से बॉन्ड का फिजन हो सकता है बेटा? दो तरीके से हो सकता है। वो दो तरीके कौन कौन से होंगे? एक होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा, दूसरा हेट्रोलिटिक होगा। तो देखिए होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, होमोलिटिक फिजन का मतलब क्या? होमो मीन्स होता है सेम, इसी का दूसरा नाम होमोलिसिस है। क्या है? होमोलिसिस है। होमो का मतलब होता है सेम। जब बॉन्ड का फिजन इस तरीके से होता है कि बोथ ऑफ द स्पीशीज सेम हो जाए। कैसे? ब्रेकिंग ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड इन सच अ वे दैट बोथ द एटम्स और स्पीशीज रिटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच। मतलब क्या हुआ बेटा? जैसे हम कह रहे हैं कि ये ए और ए के बीच में एक बॉन्ड बना था। आप लोग जानते हैं कि अगर ये कोवैलेंट बॉन्ड है तो ये कोवैलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग से, एक इस ए का इलेक्ट्रॉन, दूसरा इस ए का इलेक्ट्रॉन रहा होगा, उससे बना होगा। अच्छा, इसके बाद में इसका जब फिजन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके तरफ और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके तरफ, मतलब जो बने यहाँ पर वो बनेगा 2a। अच्छा, इससे जो एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जाता है, इससे जो चीज बनती है उसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं बेटा? फ्री रेडिकल। तो ध्यान में रखना है आपको कि अगर हम होमोलिटिक बॉन्ड फिजन करते हैं या हेट्रोलिसिस करते हैं तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। होमोलिसिस करते हैं बेटा, हेट्रोलिसिस नहीं, सॉरी, होमोलिसिस करते हैं तो फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? फ्री रेडिकल का। बॉन्ड की ब्रेकिंग अगर इस टाइप से होती है कि दोनों जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एक एटम करके, बोथ द एटम्स और स्पीशीज रिटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो इसको बोलते हैं होमोलिसिस, या बोलते हैं क्या? होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। बताइए, बात समझ में आई आपको? बात समझ में आई? आगे चले, चलिए आगे बात करते हैं बेटा। देखिए इसके बाद होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में क्या होता है? फिजन टेक्स प्लेस इन सिमेट्रिकल मैनर। अभी आपको हमने दिखाया था कि इस तरीके से जब ए और ए के बीच का ये बॉन्ड टूटा तो इसमें क्या हुआ? 2a फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। तो ये ऐसे टूटा, तो ये क्या था? सिमेट्रिकल मैनर था। कौन सा मैनर था? सिमेट्रिकल मैनर में बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है। अब यहां समझ सकते हैं, देखिए ये ए और ए इस तरीके से यहां से बॉन्ड टूटेगा यूवी लाइट की प्रेजेंस में, तो ये हो गया आपका फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन। बात समझ में आई? फ्री रेडिकल कैसे बना? क्लियर? चलिए यहां से हमने इसका एग्जांपल लिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में CH3 बोले तो इथेन, और इथेन को अल्ट्रावायलेट लाइट के साथ में क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन तो मिला इस CH3 को और दूसरा इलेक्ट्रॉन मिला इस CH3 को, तो ये बना आपका फ्री रेडिकल। क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि होमोलिसिस से या होमोलिटिक फिजन से फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहां से क्या बना? फ्री रेडिकल। अब बेटा ये है क्या? मिथाइल है। ये भी क्या है? मिथाइल है। तो हम क्या बोलेंगे कि मिथाइल फ्री रेडिकल बना। क्या बना? मिथाइल फ्री रेडिकल बना। एक बना कि दो बने हैं? दो बने हैं, तो मिथाइल फ्री रेडिकल्स। बात क्लियर है बेटा? बात क्लियर है? अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है बेटा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग, ठीक है?
चलिए चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, आगे चलिए, बहुत मजा आएगा। और बेटा ये चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को समझने के लिए, उनको आसान करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। और आपको नोट्स भी बनाना है इसका, है ना, नोट्स भी बनाना है आपको। चलिए आगे चलते हैं बेटा, अगर आपको समझ में आ गया तो बताइए जल्दी से, आगे चले, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं फिर। होमोलिटिक फिजन में हम तीसरी बात देखते हैं, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। बताइए किसके फॉर्मेशन होता है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से? फ्री रेडिकल्स का। अब ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं? इनके पास में अभी आपने देखा कि एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। अब अगर यहाँ पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन है तो ये अनस्टेबल होंगे। क्या होंगे? अनस्टेबल होंगे, क्योंकि इनके पास स्टेबिलिटी नहीं है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो ये रिएक्शन करने की कोशिश करेंगे। तो क्या होते हैं? शॉर्ट लिव्ड होते हैं। शॉर्ट लिव्ड का मतलब बहुत थोड़े से टाइम के लिए बनते हैं। थोड़े से टाइम के लिए क्यों बनते हैं? क्योंकि अनस्टेबल होते हैं, और अगर अनस्टेबल है तो कैसे होंगे? हाईली रिएक्टिव होंगे। कैसे होंगे? हाईली रिएक्टिव होंगे। कैसे होंगे? हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं। तो बताइए फ्री रेडिकल्स जो बनते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं? बिल्कुल होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं। अनस्टेबल होते हैं? बिल्कुल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। और हाईली कैसे होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। हाईली कैसे होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। इतनी बात समझ में आई? आगे चले, चलिए आगे देखिए। फोर्थ पॉइंट है, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, हाई टेम्परेचर, पेरोक्साइड और सनलाइट। और सनलाइट, ये चार कंडीशन है जिसमें आपका फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है, या हम बोल सकते हैं कि होमोलिटिक फिजन होता है। ठीक, इसको आप अगर चाहें तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, हेल्पर करके याद रख सकते हैं। कैसे? हेल्पर, ऐसे याद रख सकते हैं, हेल्पर। अब देखिए इस हेल्पर का क्या मतलब है बेटा? हेल्पर में H जो है आपका वो है हीट। क्या है? हीट। और हीट कितना? हीट मोर देन 300 डिग्री सेल्सियस हीट, या इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस हीट। ठीक है। ई का मतलब है बेटा इलेक्ट्रोलिसिस। क्या है ई का मतलब? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस। एल का मतलब क्या पड़ा? लाइट। क्या? एल का मतलब लाइट। एल का मतलब लाइट। और लाइट कौन सी? लाइट को हम लोग एच न्यू से भी तो दिखाते हैं। पी का मतलब बेटा पेरोक्साइड। क्या चीज? पेरोक्साइड। और आर का मतलब इनसे बनेंगे रेडिकल्स। और रेडिकल्स कब बनते हैं? रेडिकल्स कब बनते हैं? जब होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है या होमोलिसिस होता है। तो बेटा देखिए यही बातें लिखी हैं, यूवी लाइट, हाई टेम्परेचर जिसको हम लोगों ने हीट लिखा, पेरोक्साइड और सनलाइट। इसमें एक चीज कम है जो इलेक्ट्रोलिसिस नहीं मेंशन है इसमें। ठीक, तो ये हेल्पर से आप याद रख सकते हैं। इतनी कंडीशंस में अगर कोवलेंट बॉन्ड का फिजन हो रहा है तो वो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा, और होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से क्या होता है? फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। हमें लगता है इतनी बातें आप लोग समझ चुके होंगे। क्लियर है बेटा? क्लियर है? मजा आएगा आज की क्लास में आप लोगों को, और आगे तक मजा आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बेटा ये नोट किया आपने? ये नोट किया आपने? नोट कर लिया? यस। चलिए आगे चलते हैं फिर। आगे चलते हैं। देखिए बॉन्ड फिजन में अब हम बात करते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन की या हेट्रोलिसिस की। हेट्रो मींस होता है डिफरेंट। क्या होता है? डिफरेंट। तो देखिए मान लीजिए कि अभी जो फॉर्मेशन हो रहा था वो आपने देखा था कि ए और ए के बीच में बॉन्ड बना है, तो ये बॉन्ड का फिजन कुछ इस तरीके से हो रहा था कि ये जो है आपका ए फ्री रेडिकल प्लस ए फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो रहा था, है ना, ऐसे हो रहा था। अभी मान लीजिए कि इसका जो बॉन्ड का ब्रेकिंग हो वो इस तरीके से हो,
वो इस तरीके से हो कि एक की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और इससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मतलब ये जो दोनों साझे के इलेक्ट्रॉन थे वो किसको मिल गए, इस ए को मिल गए, और इस एक से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर हमें मिलेगा ए प्लस, प्लस में मिलेगा ए, और इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स ये आ चुके थे, तो ऐसे दिखाएंगे। क्लियर हुई बात? ये देखिए यहां एक से तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, दूसरे को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ना, एक से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, दूसरे को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो ये है आपका हेटेरोलिटिक फिजन। और अगर ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसको बोलेंगे कार्बोकैटायन। ठीक, और ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उसको बोलेंगे कार्बोएनाइन या कार्बेनाइन। क्या बोलेंगे? कार्बेनाइन बोलेंगे। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही होगी। ठीक, अभी हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। अब यहां देखिए डेफिनेशन में क्या हुआ, यही बात डेफिनेशन में लिखी गई है, ब्रेकिंग ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड in such a way that one of the atoms or species retains a pair of electron। एक स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन का पेयर मिल जाए और दूसरी के ऊपर क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज, उससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, चला जाए। बेटा कमेंट करके बताते रहिए कि समझ में आ रहा कि नहीं। आगे चले, चलिए समझते हैं। और इसको दूसरी बात यह है, फिजन टेक्स प्लेस इन अनसिमेट्रिकल मैनर। बिल्कुल बेटा, अनसिमेट्रिकल है, वहां सिमेट्रिकल था, यहां अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल वहां क्यों था? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको मिला। यहां अनसिमेट्रिकल क्यों है? यहां अनसिमेट्रिकल इसलिए है कि किसी एक से इलेक्ट्रॉन जा रहा है और किसी एक को दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जा रहे हैं जो साझे वाले थे। ठीक, इसीलिए ये अनसिमेट्रिकल मैनर में बॉन्ड का फिजन होगा। बात क्लियर हुई? देखिए अब यहाँ पर फिजन कैसे होता है यही हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो कंपाउंड यहाँ पर लिया गया है वो आपका पोलर कंपाउंड है। देखिए अभी हमने जो ए और ए लिया था, ये सेम एटम के बीच का जो बॉन्ड होता है वो नॉन पोलर का था। किसका था? नॉन पोलर का था, क्योंकि इसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा, तो ये नॉन पोलर का था। और हमने ए प्लस और ए माइनस इस तरीके से 2 स्पीशीज बनाई, तो ये आपका नॉन पोलर का था। यहां जो ले रहे हैं हम वो क्या है? पोलर है, पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, तो यहां पर ब्रेकिंग जो है वो इस तरीके से हो सकती है और इस तरीके से हो सकती है। मान लेते हैं बेटा यहां पर ये जब ब्रेकिंग हुई तो पहले केस में ये शो किया जा रहा है नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। क्या होगी? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। किसी भी एटम की वो टेंडेंसी जिस टेंडेंसी से वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। और बताइए कि अगर इन दोनों में से मैं कह रहा हूं बेटा कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बी क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना। और अगर ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली इसके ऊपर आएगा कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। और इसके ऊपर आएगा कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। इतनी बात क्लियर हुई? और फर्स्ट वाला केस आपने देखा, फर्स्ट वाले केस में बताइए बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? फर्स्ट वाले केस में बताइए बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या किसकी? ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? जल्दी से बताएं बेटा। अच्छा लग रहा पढ़ने में? बी की ज्यादा, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्लियर? अच्छा बताइए अगर ऐसा ना हो करके हम ये कहें कि ये बॉन्ड तो ब्रेक हो रहा है और ये बॉन्ड जो है ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो यहां आएगा नेगेटिव चार्ज और यहां आएगा पॉजिटिव चार्ज। जो ये केस है आपका, इस केस में ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी के कंपेयर में ज्यादा है, तभी ए के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज और बी के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। क्या क्लियर है बेटा? क्लियर है? क्लियर है। चलिए और आगे चलते हैं और आगे की बातें करते हैं।
डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये चीज डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। हमने आपको पहले ही बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करती है। चलिए और आगे चलते हैं, इसका एग्जांपल देखेंगे अभी हम लोग। इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ आयंस। बताइए भाई क्या बन रहा था, आयंस बन रहे थे। आयंस में कौन कौन से आयंस बन रहे थे, कैटाइन भी बन रहा था और एनाइन भी बन रहा था। कैटाइन कौन बनाता, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती। एनाइन कौन बनाता, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना। चलिए आगे आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं होमोलिटिक और होमोलिटिक फिजन और हेट्रोलिटिक फिजन में डिफरेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक फिजन में क्या क्या डिफरेंस होता है, यहां पर हम लोग कई सारी चीजें एक साथ में देखेंगे। इन दिस केस द कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक्स सिमेट्रिकली। अभी देखा था आपने कि होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में या होमोलिसिस में जो कोवलेंट बॉन्ड का फिजन होता था वो कैसा होता था, सिमेट्रिकली होता था, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलता था। यहां पर कैसा होता था, अनसिमेट्रिकली होता था बॉन्ड का फिजन, इसीलिए तो हमने बोला हेट्रोलिटिक। हेट्रो मींस डिफरेंट, एक को तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा दूसरे को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, दूसरे से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दूर जाएगा। क्या बात क्लियर हुई, बात समझ में आ गई? जल्दी से बताओ बेटा, बात समझ में आ गई? क्लियर, वेरी गुड। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है ईच स्पीसीज ऑब्टेन्ड एंड रिटेन्स वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन पेयर होता था उनमें से दोनों स्पीसीज क्या करती थी, एक इलेक्ट्रॉन को रिटेन करती थी, वही तो लिखा है, और एक इलेक्ट्रॉन को क्या करती थी, अपने तरफ खींच लेती थी। क्लियर, क्लियर। इसमें क्या होता है, the more electronegative atom retain the shared electron pair। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता था वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता था, अपनी तरफ खींच लेता था और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेकर के आकर के क्या बना देता था, एनाइन बना देता था। क्लियर है ना, एनाइन बना देता था। क्लियर बेटा, डिफरेंस देखिएगा कितने अच्छे से आप लोग क्लियर कर पा रहे होंगे। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है फ्री रेडिकल। जो फ्री रेडिकल होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है वहां कोई चार्ज नहीं होता है। विच कैरी एन ऑड इलेक्ट्रॉन, और उसके ऊपर क्या होता है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन इसमें जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। और चार्ज आयन में कौन कौन से चार्ज आयन हो सकते हैं, कैटाइन हो सकता है और एनाइन हो सकता है। बात क्लियर हुई बेटा, कैटाइन हो सकता है और एनाइन हो सकता है ना। बताओ ये बात क्लियर है, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयन होते हैं, कैटाइन्स एंड एनाइन्स आर फॉर्म्ड। सबको क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट दोबारा होमो का बता दें। बिल्कुल बेटा, दोबारा से बताते हैं, दोबारा से बताते हैं फर्स्ट पॉइंट। जो भी बात समझ में ना आए वो बताना। चलिए इन दिस केस बेटा, मेरा आपने क्लास थोड़ी लेट ज्वाइन की है, ऐसा कुछ था नहीं इसमें बताने लायक, आप तो समझदार बच्चे हैं। इन दिस केस द कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक्स सिमेट्रिकली। हम ये बता रहे थे बेटा कि ये ए और ए के बीच में बॉन्ड बना है तो ये सिमेट्रिकली ब्रेक होता है, इसको एक इलेक्ट्रॉन, इसको एक इलेक्ट्रॉन, और ये दो फ्री रेडिकल बन जाते हैं। ऐसा ब्रेक होता है बॉन्ड। और यहाँ पर क्या है, मान लो कि ये ए और बी के बीच में बना है बॉन्ड, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये बॉन्ड पूरा इसकी तरफ शिफ्ट होगा और इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये बनेगा ए प्लस और बी माइनस। तो यही हम बता रहे हैं कि इसमें क्या होता है, सिमेट्रिकली बॉन्ड का फ्यूजन होता है, इसमें सिमेट्रिकली नहीं अनसिमेट्रिकली होता है। तो मेरा बेटा अभी समझ में आया, अभी समझ में आया? बच्चों वीडियो को लाइक नहीं करते आप लोग, हैं नहीं करते ना, कोई बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं। ये सब हो चुका है, हम लोग देख चुके हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं फ्री रेडिकल और वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या हमने आपको बताया था बेटा, सनलाइट
लाइट के नाम से बताया था, हीट के नाम से बताया था, हेल्पर बता रखा है, हीट, इलेक्ट्रोलिसिस, लाइट, परऑक्साइड, आर मतलब रेडिकल, इसकी प्रेजेंस में होता है होमोलिटिक फिजन या होमोलिसिस। और ये कब होता है? इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। अभी आपने देखा था ना कि पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये होता है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हम लोग, जो रिएजेंट्स हम लोगों के बन रहे थे, वो रिएजेंट्स कौन कौन से बन सकते हैं उनकी बात करते हैं। मेरा बेटा क्लियर तो हो गया ना आपको पॉइंट? कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू है तो दोबारा से वीडियो देख सकते हैं आप, जब देखेंगे तो आपको क्लियर होगा एकदम। अभी पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं? चलिए रिएजेंट्स पर आते हैं, रिएजेंट्स पर आते हैं। अच्छा एक चीज पहले आप लोग समझिए, हम कुछ बता रहे हैं आपको, उसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, कोशिश करके समझिएगा, है ना। देखिए कोई भी जो सबस्ट्रेट होता है, कोई भी, एक मिनट, कोई भी सबस्ट्रेट होता है, क्या होता है? सबस्ट्रेट होता है। सबस्ट्रेट क्या करता है? ये सबस्ट्रेट रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करता है। किसके साथ में? रिएजेंट के साथ में। और किसका फॉर्मेशन करता है? पहले ये कन्वर्ट होता है इंटरमीडिएट में। किसमें कन्वर्ट होता है? इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता है। डायरेक्टली बेटा प्रोडक्ट नहीं बनता है, पहले बनता है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, और फिर ये इंटरमीडिएट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। इसमें कन्वर्ट होता है बच्चों, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इसमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इतनी बात समझ में आई? ये जो रिएजेंट होता है बेटा, इस रिएजेंट को हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारी अटैकिंग स्पीसीज है। क्या है? अटैकिंग स्पीसीज, अटैकिंग स्पीसीज। इन्हीं के बेसिस पर हम लोग अभी रिएक्शंस के नाम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक है कि न्यूक्लियोफिलिक है, ये सब नाम हम लोग अभी आगे देखेंगे और पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, फिर ये हो गया आपका अटैकिंग स्पीसीज। जैसे मान लीजिए अगर हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक कोवलेंट कंपाउंड हमने लिया बेटा CH3Br, ये कोवलेंट कंपाउंड। रिएजेंट हमने ले लिया बच्चों NaOH, क्या ले लिया? NaOH रिएजेंट ले लिया। अब इनकी रिएक्शन हो रही है, तो इनकी रिएक्शन से क्या बनेगा? इनकी रिएक्शन से बनता है CH3OH प्लस NaBr। अगर आपको ये सब तोड़ना जोड़ना आ गया बेटा, तो सब कुछ आसान है और बहुत आसान है, सब कुछ आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, इंटरमीडिएट बनेगा और ये सब चीजें होंगी। ठीक बेटा, अच्छा इसके बाद में ये जो CH3Br है, यहां पर समझिएगा, ये जो CH3Br है ये कैसा होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने पढ़ रखा है GOC में कि कोवलेंट होते हैं। और ये कैसा होगा? जो रिएजेंट होता है वो जनरली आयनिक नेचर का होता है। कैसा होता है? आयनिक नेचर का होता है। ठीक है, ये कोवलेंट कंपाउंड, कंपाउंड को शॉर्ट में लिख लीजिए कंपाउंड, यहां पर आयनिक कंपाउंड। अच्छा बताओ, जब कोवलेंट कंपाउंड है तो ये कैसा होगा? कोवलेंट कंपाउंड जनरली लेस रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं। ये लेस रिएक्टिव होगा। ये कैसा होगा? ये मोर रिएक्टिव होगा। कैसा होगा? मोर रिएक्टिव होगा। कैसा होगा? मोर रिएक्टिव होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये हमारा सबस्ट्रेट होगा और ये हमारा क्या होगा? रिएजेंट होगा। ये हमारा रिएजेंट होगा। क्या होगा? रिएजेंट। क्लियर है? इस तरीके से रिएक्शन होती है। कभी भी कोई भी रिएक्शन डायरेक्टली नहीं होती है, पहले वो इंटरमीडिएट बनाती है, फिर उसके बाद में क्या होता है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी होती है सबस्ट्रेट की, क्या चीज?
स्टेबिलिटी नहीं बेटा, सॉरी, रिएक्टिविटी जो होती है, क्या होती है, रिएक्टिविटी। तो हम क्या कह सकते हैं यहां से, हम ये कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट, रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट जो होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ, बताओ, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इतनी बात याद हो गई, इतनी बात समझ में आ गई आपको। इस तरीके से होती है कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन। अभी हम लोग बेसिक बातें करते करते अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे, थोड़े थोड़े से हम लोग क्या करेंगे, लेवल को अप करते जाएंगे, और जीरो से आज हम लोग स्टार्ट किए हैं, जब तक खत्म करेंगे तब तक हम लोग हीरो हो चुके होंगे, है ना। चलिए, अच्छी बात है, ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम लोग आगे चलते हैं, जो हमारे रिएजेंट्स थे, रिएजेंट्स कौन कौन से थे, उन रिएजेंट्स की तरफ चलते हैं। रिएजेंट्स में क्या बना था, फ्री रेडिकल बना था, कार्बोकैटाइन बनेगा, कार्बो एनाइन बनेगा, या कार्बेनाइन बोल सकते हैं उसको, कार्बेनाइन बनेगा। उन सब की हम लोग बातें करते हैं एक एक करके। आइए देखते हैं बेटा, ये नोट किया आप लोगों ने, ये नोट किया, बोलो भाई, नोट किया जी। चलिए आगे चलते हैं फिर। अब देखिए एक एक रिएजेंट के बारे में पढ़ते हैं बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत मजेदार चीज है, और इसको अगर आप लोगों ने सीखा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ नहीं है, बहुत आसान है। इसीलिए देखिए हमने जीओसी में नहीं पढ़ाई ये सारी चीजें आपको, हमने आपको इसको अलग से बताया, रिएक्शन मैकेनिज्म, जिससे आप समझ पाए कि किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है, कोई रिएक्शन किस मैकेनिज्म से होती है, कैसे होती है, कैसे नहीं होती है, वो सारी चीजें आपको समझनी है यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, फिलिक मींस लविंग, क्या चीज हम यहाँ कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, ध्यान देना बेटा। इलेक्ट्रो मींस होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, फिलिक मींस होता है लविंग, फिलिक मींस होता है लविंग, लविंग, ठीक। तो ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे। अच्छा बताओ बेटा, इलेक्ट्रॉन को लव कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन को प्यार कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होगा। कहने का मतलब बेटा ये हुआ, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, तभी तो ये इलेक्ट्रॉनों की तरफ भागते हैं, इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, लव करते हैं, ठीक। तो दीज आर इलेक्ट्रॉन लविंग, कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। बात क्लियर हुई, क्लियर हुई। चलिए आगे देखिए, इसके बाद These are electron deficient species, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लव करते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरफ भागते हैं। इलेक्ट्रॉन की तरफ क्यों भागते हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो ये कैसी स्पीसीज हुई, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज हुई। कैसी स्पीसीज बेटा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज हुई, ठीक। They attack the site of high electron density। अब बताओ बच्चों, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो अगर इनको अटैक करना होगा तो कहां अटैक करेंगे, ये जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत हाई होगी, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी, वहां पर अटैक करेंगे। तो देखिए भाई लिखा है, दे अटैक द साइट ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट है उस सबस्ट्रेट में जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होगी वहीं पर कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। बेटा याद रखिए, समझिए इस चीज को, अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है सबसे पहले, क्या भाई, किसी भी रिएजेंट के दो पार्ट होंगे, एक इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। अगर इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट पहले अटैक करता है तो रिएक्शन का नाम होगा इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। समझिएगा, धीरे धीरे हम थीम बना रहे हैं, बाकी रिएक्शन तो हमें बहुत सारी आगे पढ़नी ही पढ़नी है, तो उसमें क्या नाम होगा, इलेक्ट्रोफिलिक नाम होगा,
बात समझ में आई? इलेक्ट्रोफिलिक। अब अगर वो रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक किया है वो जा करके सीधे सीधे ऐड हो जा रहा है तो नाम होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। उस रिएक्शन का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नाम होगा। अगर वो क्या करता है, जाता है, अटैक करता है और किसी दूसरे से कहता है हटो, उसको हटा दिया, उसको क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। बात समझ में आई? चलिए इतना क्लियर है। आगे चलिए, दे मे बी पॉजिटिवली चार्ज आयन, कैटाइन हो सकते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? पॉजिटिवली चार्ज आयन हो सकते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकते हैं। क्लियर है? पॉजिटिवली चार्ज आयन हो सकते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकते हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बेटा कमेंट करके बताइए। अभी समझिएगा बेटा, देखिए कितना मजा आने वाला है आप लोगों को। चलिए, इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर के एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन लविंग है तो इनको हम क्या बोल सकते हैं? बताओ क्या बोल सकते हैं? लुईस एसिड की लुईस बेस, लुईस एसिड की लुईस बेस, लुईस एसिड बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर के जो एक्सेप्टर होते हैं उनको लुईस एसिड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो लुईस एसिड की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? लुईस एसिड की तरह काम करते हैं। इसमें हमने क्या बताया आपको कि ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, मतलब कैटाइन के फॉर्म में हो सकते हैं, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी हो सकते हैं, है ना? जैसे जैसे हम आपको कुछ एग्जांपल्स बताएं। बताओ, H प्लस इलेक्ट्रोफाइल होगा, होगा ना? X प्लस इलेक्ट्रोफाइल होगा, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल होगा। हाँ, पॉजिटिवली चार्ज हैं तो ये इलेक्ट्रोफाइल होंगे। R प्लस इलेक्ट्रोफाइल होगा, RCO प्लस इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है, ये सब के सब हमने आपके इलेक्ट्रोफाइल लिख दिए। ये देखिए, हम लोग बहुत सारी रिएक्शंस को पढ़ेंगे, जैसे कुछ कुछ बच्चों ने नाम भी सुने होंगे यहाँ, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, एक सल्फोनेशन, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। ये 5 रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शंस होती हैं, हर बच्चे को आती हैं कि अगर बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से एक हाइड्रोजन क्या होता है? सब्स्टिट्यूट होता है बाई किसी रिएजेंट। किसके? वो रिएजेंट क्या हो सकता है? वो इलेक्ट्रोफाइल कौन हो सकता है? X प्लस होगा तो हैलोजिनेशन, NO2 प्लस होगा तो नाइट्रेशन, अगर SO3 होता है तो उसको सल्फोनेशन बोलते हैं। ठीक है, और अगर R प्लस है तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन बोलते हैं, RCO प्लस है तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन बोलते हैं। ये हमें आगे मिलेगा जब हम लोग एरोमेटिक्स हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में ये मिलेगा, फिर हम लोगों को हेलोएरिन हेलोएल्केन्स में मिलेगा, हेलोएरिन्स में मिलेगा, फिर उसके बाद हमको फिनॉल में मिलेगा। इसी तरीके से हमको एल्डिहाइड कीटोन्स में मिलता रहेगा। ये क्लियर है बेटा? क्लियर है? चलिए, अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आ रही है, उसको ध्यान देना है आपको कि अगर हम बात करें Na+ की, किसकी बात करें? Na+ की बात करें तो बेटा ये कैटाइन है कि नहीं है? कैटाइन तो है। ये Na+ क्या है? कैटाइन तो है, लेकिन 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 ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। हम बताना बेटा ये चाह रहे हैं कि ऑल कैटाइन्स आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। ये कौन सी बात हो गई सर? अभी तो आपने कहा कि कैटाइन हो सकते, तो हमने बेटा कहा मे बी पॉजिटिवली चार्ज आयंस, जिसको कैटाइन बोलते हैं, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये दोनों हो सकते हैं। लेकिन कैटाइन्स में वो कैटाइन्स बच्चों नहीं हो सकते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो, या हम ये बोले कि वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हो, क्योंकि उसके पास बच्चों क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो वो तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ही एक इलेक्ट्रॉन निकाला है ना, अपने अंदर से निकाला है कि नहीं? ठीक है, तो उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल हो चुका है। अब वो क्या नहीं कर सकता है?
इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नहीं है, उसको जितने चाहिए उतने उसके पास हैं, तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं कर सकता। इसी तरीके से अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हो, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो बच्चों, 18 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको हम बोलते हैं स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में है वो। और स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जो स्पीशीज होती है वो भी स्टेबल होती है, और वो भी क्या नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर सकते हैं। कुल मिला के आपको ये समझना है कि जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करते हैं, क्योंकि अभी आपने सीखा है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होते हैं। अगर उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट की कैटेगरी में नहीं आते, मतलब वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट नहीं हो सकते, इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकते। तो इसमें आपका एक एग्जांपल है Na+, एक एग्जांपल है आपका Ag+, इसी तरीके से आपका एक एग्जांपल है NH4+। और भी आपके ये हो सकते हैं, आप बस यही देखेंगे कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है तो वो क्या नहीं करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है तो वो क्या नहीं करेंगे। बेटा हम कमेंट थोड़ा थोड़ा देर बाद देखते हैं, तो लास्ट वाला रिपीट कर दीजिए, ऐसे मत बोला करिए प्लीज। आप लोग क्वेश्चन ऐसे पूछा करिए कि सर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या होते हैं, समझ में नहीं आया, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट रिवाइज कर दीजिए या रिपीट कर दीजिए, ऐसे कुछ बोला करिए जिससे हम टॉपिक को समझ पाए, क्योंकि हम समझाते समझाते काफी आगे निकल चुके होते हैं। अब हमको नहीं पता बच्चों कि लास्ट वाला कौन सा होता है ना। ठीक है बेटा, तो रेहान खान आप पूछिए, फिर से टॉपिक का नाम लेकर के पूछिए, ठीक है। तो ये जो है आपके क्या नहीं हो सकते बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं है, जल्दी से बताओ। नहीं है, नहीं है, सब में लिख लीजिएगा क्यों नहीं है। इसका रीजन क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसकी मेन वजह है जिसकी वजह से नहीं है ये। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा बताओ Ag+ क्यों नहीं है, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से नहीं है ये क्यों नहीं है, कंप्लीट ऑक्टेट होने की वजह से नहीं है, कंप्लीट ऑक्टेट है इसका इसलिए नहीं है ये। बात समझ में आ गई बच्चों, चलिए क्लियर है, आगे चलते हैं, आगे चलें, आगे चलते हैं बेटा। सब हो चुका ना, इतना समझ में आ गया सबको, क्या नहीं है बेटा मुंतसा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। दे possess an atom with incomplete octet। देखो ये भी बात आ गई अब यहाँ पर। अभी हम लोग क्या कह रहे थे, कौन इलेक्ट्रोफिलिक नहीं हो सकता, कौन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट नहीं हो सकता, कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो नहीं हो सकता। ठीक, तो वही लिखा, दे possess an atom with incomplete octet। जो एटम है वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ में होगा तभी तो वो अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन लविंग तभी तो होगा। जब उसके पास पहले से 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो अपने आप को अनस्टेबल तो नहीं करेगा ना। दुनिया में हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है। क्लियर हुआ, चलिए और आगे बातें करते हैं। दे आर लुईस एसिड, हमने आपको बता रखा था कि ये कैसे होते हैं। लुईस एसिड आप लोग याद रखिएगा, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर को हम बोलते हैं लुईस एसिड, और डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर को हम बोलते हैं लुईस बेस। मतलब अभी जो न्यूक्लियोफाइल होंगे वो क्या होंगे, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, तो वो क्या होंगे, लुईस बेस की तरह काम करेंगे, है ना बच्चों। चलिए, they accept an electron pair from the substrate to form a covalent bond। अब ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी थी, एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। किससे एक्सेप्ट करेंगे, जिस सबस्ट्रेट पर अटैक करने गए हैं। और सबस्ट्रेट पर कहां अटैक करेंगे, सबस्ट्रेट पर वहां अटैक करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। वहां से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे और क्या करेंगे, एक कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। एग्जांपल देखिए, यहाँ कई सारे हैं, H है, NO2 है, BF3 है, AlCl3 है, ये सब आपके इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। अब H खाली तो H इलेक्ट्रोफाइल होगा नहीं, H+ इलेक्ट्रोफाइल होगा, हम बता भी चुके थे आपको। NO2+ आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा ना। BF3
ये और AlCl3 ये दोनों आपके न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल थे। कैसे? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था ना कि न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं। अच्छा, न्यूट्रल में भी बेटा सब न्यूट्रल तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकते हैं। कौन कौन हो सकते हैं, कौन कौन नहीं हो सकते हैं, वो भी हम लोग डिटेल में यहां जान लेते हैं। देखिए, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो सब हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं। कैसे इलेक्ट्रोफाइल? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, है ना। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसके पास में कंप्लीट ऑक्टेट तो है, कंप्लीट ऑक्टेट तो है और डी ऑर्बिटल नहीं है, डी ऑर्बिटल नहीं है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता। इसके एग्जांपल में आप पढ़ सकते हैं CCl4, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और कार्बन में डी ऑर्बिटल नहीं पाया जाता बच्चों, तो ये CCl4 कभी भी इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं कर सकता है। ठीक है, सभी ऐसी स्पीसीज, न्यूट्रल को समझिएगा बेटा, दो कैटेगरी हैं, हमें लग रहा है आप कंफ्यूज हो रहे हैं। न्यूट्रल में दो कैटेगरी है, कौन कौन सी दो कैटेगरी? ऐसे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ऐसे न्यूट्रल स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकते हैं जिनका ऑक्टेट, जिनके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। एक बात यहां कंप्लीट होती है, आप लोग समझ गए होंगे। जैसे इसका एग्जांपल BF3 है, जैसे इसका एग्जांपल AlCl3 है, जैसे इसका एग्जांपल BeCl2 है, BeCl2 क्योंकि ETC लगा है, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल अगर आपको लेना हो तो CCl2 ले सकते हैं, B2H6 ले सकते हैं। B2H6 आपसे पूछा गया है एक बार एग्जाम में, नीट के एग्जाम में आपके B2H6, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इनके सेंटर पर, इनके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना। तो सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, न्यूट्रल स्पीसीज है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट सुनिए बेटा, दूसरा पॉइंट ये होता है कि न्यूट्रल स्पीसीज हैं, उनका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, उनका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, ठीक, लेकिन उनमें डी ऑर्बिटल नहीं है, डी ऑर्बिटल नहीं है। डी ऑर्बिटल किस में नहीं होता है? जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं उनमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है। थर्ड पीरियड वालों से क्या होने लगता है? डी ऑर्बिटल आने लगता है। ठीक है, तो जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट हो, या तो ये समझिए या तो ये समझिए कि जिनमें डी ऑर्बिटल नहीं है वो आपके इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं कर सकते हैं, जैसे आपका CCl4 हुआ। न्यूट्रल तो है, न्यूट्रल तो है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, लेकिन डी ऑर्बिटल नहीं है, ये न्यूट्रोफाइल की तरह काम, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करेगा। लेकिन अगर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, न्यूट्रल है, और अगर डी ऑर्बिटल है तो उसके पास इलेक्ट्रॉनों को रखने की जगह है, वो क्या कर सकता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है। मतलब इसी ग्रुप के नीचे SiCl4 आ जाएगा, GeCl4 आ जाएगा बच्चों, और क्या आ जाएगा? SnCl4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं वो आपके न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में आएंगे और ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में नहीं आएगा। क्यों आएंगे? उसका रीजन है कि इसमें क्या पाया जाएगा? डी सबसेल पाया जाएगा। ठीक है, डी सबसेल पाया जाएगा। बात समझ में आई बच्चों? बात समझ में आई? बड़ी बात बताई हमने आपको। ठीक है बेटा, इतनी बातें क्लियर हुई? रफ करने जा रहे हैं इसको? क्लियर है, चलिए अच्छी बात है, समझ में आनी चाहिए सारी चीजें। रफ करने जा रहे हैं बेटा, चलिए ध्यान दीजिए। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल को पढ़ना तो थोड़ा सा टफ था, क्योंकि उसमें कई सारी चीजें थी कि जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा वो आपका जो है इलेक्ट्रोफाइल होगा। लेकिन फिर हमने बता दिया कि ऐसे पॉजिटिव चार्ज कैटायन या ऐसे कैटायंस जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट हो, वो आपके इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकते। तो ये चीज जो है समझनी पड़ेगी। यहां ऐसा कुछ नहीं बेटा, ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आर बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल।
जितनी भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है वो सब कैसी होती हैं, न्यूक्लियोफाइल होती हैं। क्या होती हैं, न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल के कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करते हैं। न्यूक्लियोफाइल के पास बताओ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे कि कम होंगे, ज्यादा होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा ना, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनर क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। तो ये क्या होंगे, लुईस बेस होंगे। बात क्लियर हुई, न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे, लुईस बेस होंगे। ठीक है, इतना क्लियर। चलिए धीरे धीरे करके देखते हैं। दीज आर न्यूक्लियस लविंग, इसीलिए इनका नाम देखो, हाँ हमने यहां पर बताना भूल गए थे, न्यूक्लियो मींस न्यूक्लियस, न्यूक्लियो मींस न्यूक्लियस। ठीक, इसका मतलब क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। अच्छा, फिलिक मींस क्या बताया, लविंग। तो ये कैसे होंगे, न्यूक्लियस लविंग। अच्छा, न्यूक्लियस लविंग क्यों है, ये सब नहीं समझ में आई बात कि ये न्यूक्लियस लविंग क्यों है, इसीलिए इनका नाम न्यूक्लियोफिलिक बोला गया है। अच्छा, उनका नाम इलेक्ट्रोफिलिक बोला गया था, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लविंग थे ना, इलेक्ट्रॉन लविंग थे, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल। ये न्यूक्लियस लविंग है, इसीलिए ये न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होंगे। तो न्यूक्लियस लविंग से क्या मतलब है सर, बेटा न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियस लविंग से मतलब ये है कि न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है, न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से। क्या न्यूट्रॉन भी वही होता है, हाँ उसी में होता है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, लेकिन प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और इनके पास तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो ये अटैक कहां करेंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन कम हो, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जहां पर एटम दिखेगा, सबस्ट्रेट के उस पार्ट पर अटैक करेंगे जिस पार्ट पर क्या हो बेटा, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, है ना। क्लियर हुआ। चलिए अगला पॉइंट देखिए, दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। पहले से पता है आपको, कुछ समझने की जरूरत ही नहीं। दे अटैक द साइट ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है ना, या हम ये बोले कि जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, वो भी बात सही है। या लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोले, क्योंकि वहां हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोला था, इसीलिए उसके कंपैरिजन में यहां लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे, दे मे बी नेगेटिवली चार्ज्ड आयनाइंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। यहां पर भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन हो सकते हैं। अब न्यूट्रल मॉलिक्यूल कैसे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं बेटा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं कि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो हो नहीं सकता क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज है तो वो आपका एनाइन में आ जाएगा। ये जो हमने बोला न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह कैसे काम कर सकता है बेटा, ध्यान देना। ऐसी स्पीसीज जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, लोन पेयर बोलते हैं, तो लोन पेयर प्रेजेंट हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो, लोन पेयर प्रेजेंट हो। भाई लोन पेयर प्रेजेंट है तो लोन पेयर किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का तो होता है, तो उसके पास में इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनर हुआ, लुईस बेस हुआ, सारी तो प्रॉपर्टी पाई जा रही हैं। तो न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं होगा भाई, न्यूक्लियोफाइल भी तो होगा वो, तो वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल भी होगा। बात समझ में आई बेटा। दे पॉसेस एन एटम विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बताओ अगर किसी के ऊपर ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद लोन पेयर प्रेजेंट है तो क्या वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, बिल्कुल करेगा, डेफिनेटली करेगा। अब ऐसे कौन कौन स्पीसीज हो सकती हैं, कौन कौन स्पीसीज हो सकती हैं, बताएगा कोई एक आध दो। चलिए हम बताते हैं, जैसे CCl2 है, CCl2 है, डाइक्लोरोकार्बन है, इंटरमीडिएट बनता है, कहां कहां बनता है, कैसे कैसे होता है, जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को पढ़ेंगे वहां पर बातें करेंगे। तो बताइए ये जो है डाइक्लोरोकार्बन है, क्या ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे कार्बीन के बारे में, पढ़ेंगे सिंगलेट कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन, डुप्लेट कार्बीन, उनके बारे में। तो बेटा ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि बेटा यहाँ इलेक्ट्रॉन का पेयर नहीं है,
ये इलेक्ट्रॉन अलग है और ये इलेक्ट्रॉन अलग है, ठीक है। तो ये पेयर में नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर होगा तभी तो लुईस बेस होगा ना बच्चों। ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट नहीं कर सकता, सिंगल इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल नहीं है। लेकिन क्या बच्चों H2O न्यूक्लियोफाइल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। यहाँ पर तो दो दो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, लोन पेयर दो दो हैं। अच्छा बताओ, क्या ROH ये न्यूट्रल है आपका, क्या ये न्यूक्लियोफाइल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बेटा। यहाँ पर देखो कितने, दो लोन पेयर हैं, ठीक है। अच्छा बताओ, क्या अमोनिया आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर क्या है, एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, तो ये न्यूट्रल तो है सब, लेकिन इनके पास ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद लोन पेयर प्रेजेंट है, इसीलिए ये न्यूक्लियोफाइल है। क्या बताओ, ये RNH2 न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट है। बताओ भाई, बातें समझ में आ गई सब कुछ? आगे चलें, आगे चलें। बिल्कुल सही मंतसा बेटा, बिल्कुल सही आंसर अमोनिया। अमोनिया आपने सही बताया, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। लिख सकते हैं इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के नीचे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स लाइक करके ये सब लिख सकते हैं, सिर्फ CCl2 को छोड़ करके, ठीक है ना। आगे चले बेटा, चलिए आगे चलते हैं। वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आज। चलिए भाई, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट दे आर लुईस बेसिस, ये तो कोई बताने वाली बात नहीं है, आप लोगों को तो पहले ही समझ में आ गया कि ये क्या है, लुईस बेसिस हैं, ठीक है। दे डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू सबस्ट्रेट एंड फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको क्या करते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, सेमी पोलर बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दे डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू सबस्ट्रेट। इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करेंगे, सबस्ट्रेट को, क्योंकि कहां पर अटैक करेंगे, जहां पर लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं किसको, किसको, सबस्ट्रेट को। और जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन करते हैं, आप समझिए, जब इलेक्ट्रॉनों की इक्वल शेयरिंग से बॉन्ड बनता था तब आप बोलते थे कि सर वो कोवैलेंट बॉन्ड होगा। अब यहां पर एक जो है इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, और दूसरा क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन ये डोनेशन ऐसा नहीं है कि ये दो इलेक्ट्रॉन निकाल करके ले जाओ, ये आज से तुम्हारे, हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ क्या होता है, ये दो इलेक्ट्रॉन आप यूज करिए, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे भी हैं, आपके भी हैं। मतलब क्या है, शेयरिंग है। कैसी शेयरिंग, अनइक्वल शेयरिंग है। और अनइक्वल शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो इसीलिए यहाँ क्या लिखा है, दे डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या डोनेट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं सबस्ट्रेट के लिए, एंड फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम बेटा डेटिव बॉन्ड, या किसी को और क्या बोल सकते हो, सेमी पोलर बॉन्ड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, सेमी पोलर बॉन्ड बोल सकते हो। अब सेमी पोलर बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, हमें लगता है कि हम आपको समझा पाए हैं। सेमी पोलर बॉन्ड कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रॉनों की अनइक्वल शेयरिंग होती है, एक स्पीशीज दो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है और दूसरी स्पीशीज उन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करती है, लेकिन ये कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है। याद रहना चाहिए, अगर कंप्लीट ट्रांसफर हुआ तो वहां पर आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर, क्लियर है, स्पीड हमारी कम लग रही है आज बच्चों। चलिए भाई, कई सारे एग्जांपल आपके सामने, हम आपको पहले ही बता चुके। देखिए ये आपका OH माइनस है ना, OH माइनस, और क्या Cn माइनस, और क्या H2O, NH3, हमने आपको RNH2 भी बताया, एमीन जिसको बोलते हैं, ROH भी बताया जिसको अल्कोहल बोलते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी। क्लियर है बेटा, इतना इतना क्लियर है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में बस हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बेटा। आज की क्लास से रिलेटेड किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी की कोई क्वेरी हो तो आप लोग
बता सकते हैं। किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, हम उसको क्या कर सकते हैं आपको क्लियर कर दें, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जल्दी से बताइए बेटा। किसी को कुछ पूछना है बेटा? जस्ट क्लास होगी, समझ में आया बेटा? आज जल्दी से इसको रिवाइज करिएगा बेटा, आप लोग रिवाइज करिएगा। अगर आप लोग कहें तो हम इसको 2 मिनट में रिवाइज कर दें। अगर आप लोग कहें तो हम जितना पढ़ा जल्दी से 2 मिनट में रिवाइज कर दें। बोलो भाई। रिवाइज कर दें, चलिए जल्दी से ध्यान दीजिए, हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बातें की थी कहां से? हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है? बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड का फिजन होता है। सबसे पहले हम लोगों ने ये बात शुरू की थी। फिजन का मतलब ब्रेकिंग होती है। ब्रेकिंग से क्या होता है? दो स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है, वो दोनों सेम हो सकती है। अगर कोवलेंट बॉन्ड का फिजन सिमेट्रिकली होता है तो क्या होगा? फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा, एक एक और इलेक्ट्रॉन दोनों स्पीशीज के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन जो होती थी होमोलिटिक बॉन्ड फिजन या होमोलिसिस जो होता था, वो क्या होता था? कब होता था? किस कंडीशन में होता था? आपने हेल्पर से याद किया, हीट मोर देन 300 डिग्री सेल्सियस या 300 डिग्री सेल्सियस पर होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता था। ई का मतलब इलेक्ट्रोलिसिस था, एल का मतलब लाइट था, और आपने पी का मतलब पेरोक्साइड पढ़ा, आर का मतलब क्या पढ़ा? रेडिकल पढ़ा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारा दूसरा बॉन्ड फिजन होता है वो हेटेरोलिटिक होता है। हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या कर लेता है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, है ना? ये सब पढ़ा था। उसके बाद में फिर हम लोगों ने स्टार्ट इन दोनों में डिफरेंस के बारे में बातें की थी कई सारी, वो आप लोग देख सकते हैं, पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम लोगों ने बात की थी कि जो रिएजेंट्स होते हैं, रिएजेंट्स में हमारे पास में दो तरीके के रिएजेंट अभी हम लोगों ने पढ़े। कौन कौन से? इलेक्ट्रोफिलिक और दूसरे न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, इसीलिए इनका नाम दिया गया इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक क्यों? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, लुईस एसिड होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर के एक्सेप्टर होते हैं, अटैक वहां पर करते हैं, सबस्ट्रेट के उस पार्ट पर अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होती है। आपने इसमें पढ़ा कि जो कैटाइन होते हैं वो भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल वो भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, लेकिन जो कैटाइन है उसमें सारे कैटाइन आपके इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं कर सकते हैं। कौन कौन नहीं कर सकता? जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो नहीं कर सकता, मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में अगर है वो नहीं कर सकता, और स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में है तो वो भी नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? उसके बाद में पढ़ा था कि क्या होगा? अगर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो भी आपका क्या नहीं कर सकता? इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्टर नहीं हो सकता, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो भी आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं कर सकता, है ना? इतना पढ़ा। फिर इसके बाद हम लोग न्यूट्रल पर आए, तो न्यूट्रल में हमने आपको बताया कि जितनी भी न्यूट्रल स्पीशीज ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होती हैं, वो आपकी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकती हैं। फिर हमने कहा कि दूसरी बात ये होती है कि अगर कोई न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और उसमें कोई भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद उसमें कोई डी ऑर्बिटल खाली नहीं है, कोई डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, तो वो आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं कर सकता है। लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट हो, डी ऑर्बिटल खाली हो तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है। फिर आए हम लोग न्यूक्लियोफाइल पर। न्यूक्लियोफाइल में हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनर होते हैं, लुईस बेस होते हैं, लुईस बेस की तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन इनके पास ज्यादा होते हैं, और ये न्यूक्लियस लविंग होते हैं। तब न्यूक्लियस पर अटैक करने की वजह से इनको बोला था हम लोगों ने न्यूक्लियोफाइल। क्या बोला? न्यूक्लियोफाइल बोला। लुईस बेस तो हो ही गए क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनर हैं। अटैक कहां करते हैं? सबस्ट्रेट के उस पार्ट पर अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी लो होती है। कैसी होती है? लो होती है ना? अच्छा, ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, जिस पर भी नेगेटिव चार्ज होगा वो सब क्या होती है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल में कौन कौन न्यूक्लियोफाइल हो सकता है? न्यूट्रल में वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है जिसके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन उसमें डोनेट करने के लिए लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वो आपके क्या हो जाएंगे? न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे। इतनी बातें हम लोगों ने आज की क्लास में की। ठीक है, चलिए फिर बेटा हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
फिर बातें करेंगे इसके आगे की। हम लोग बात करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की, कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। जो आज का लेक्चर था इफेक्टिव लेक्चर है। आप लोगों को अगर कुछ चीजें समझ में कम आई होंगी तो आप इस लेक्चर को रिवाइज कर लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा फास्ट मोड में देख लीजिएगा, लेकिन जो है इसको क्लियर रखिएगा, क्योंकि अगले की चीजें जो होती हैं वो तब तक समझ में नहीं आएंगी अच्छे से जब तक ये छोटे छोटे बेसिक्स आपको क्लियर नहीं हो। चलिए भाई ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।